नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं नेहल मोदी। दर्शकों, जिस प्रकार से अमेरिका में हाल ही में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, जिस प्रकार से वहां की दो पार्टियां यानी रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों में जिस प्रकार से हरीफाई थी, जैसे हमने देखा कि एक और डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला और दूसरी ओर कमला हैरिस। स्विंग स्टेट्स के लेके भी काफी बात हुई थी। आखिर में डोनाल्ड ट्रंप विजयी बने हैं 312 सीट लेकर। तो अब मंत्रिमंडल को लेकर जो चर्चाएं चल रही है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और खास तौर पे भारत को किस प्रकार के संकेत दिए गए हैं, भारत को क्या फायदा होगा, भारतीय मूल के जो वहां पे निवासी हैं उनके लिए क्या क्या बचा है, ये सभी बात पे आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार श्री वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। नमस्कार सर। सर, जैसे हमने बताया, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि कुछ जैसे हर जगह होता है कि जब चुनाव का समय होता है इलेक्शन से पहले, तो मतदाता को रिझाने के लिए बहुत से प्रयास किए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफी सारे प्रयास किए थे, लेकिन इसमें कुछ जो है, जो अब जब जीत के आए हैं, तो कुछ जो वहां की पब्लिक है या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स है, उनको कुछ डर है। चीन को भी कुछ डर है कि शायद हमारे सामने एंटी टैरिफ ना डाल दिया जाए। और दूसरी ओर ये मंत्रिमंडल के बारे में भी चर्चाएं चल रही है, क्या कहें? अभी देखिए 20 जनवरी थोड़ी दूर है, उसके पहले ही पूरी दुनिया में अब काफी हलचल है। कोई देश ऐसा नहीं है दुनिया में जो अमेरिका की नई सरकार से आंदोलित ना हुआ हो। कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग उत्साहित हैं। भारत के लोग उत्साहित हैं क्योंकि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उनको ऐसा लगता है कि ये उनके साथ भेदभाव करता है, खासतौर से जैसे खालिस्तान का मुद्दा है। बांग्लादेश में परेशानी है, पाकिस्तान में परेशानी है, चाइना में परेशानी। उनको लगता है कि नया जो एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप का आएगा उसमें इन देशों के खिलाफ काफी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ट्रंप जो है बिजनेसमैन है और वो वही करेंगे जो अमेरिका के हित में हो। जैसे हम अपने देश में नेताओं से अपेक्षा करते हैं कि हमारे देश के जो पक्ष में है वो काम करें। अच्छा, खास तौर पे आर्थिक नीतियों में तो भारत को बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि अगर एंटी डंप ड्यूटी चाइना पे लगती है, भारत पे भी लग सकती है, जापान पे भी लग सकती है, क्योंकि अमेरिका अपने हित देखेगा। बिल्कुल, उसे इसकी कोई परवाह नहीं कि भारत के और चीन के और जापान के हित में क्या है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी कुछ हद तक इस बातों की परवाह करती थी कि हमारे दोस्त क्या सोचेंगे। ट्रंप को इस बात की परवाह नहीं है। तो एक बात हमें दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि जो भी करेंगे वो अमेरिका के हित में करेंगे। अगर इसमें भारत का हित हो जाता है या जापान का हित हो जाता है या चाइना का हो जाता है तो वो अलग बात है। तो एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कि यूरोप में काफी परेशानी, यूरोप के लोग काफी घबराए हुए हैं, खासतौर से नाटो के लोग जो है, नाटो कंट्रीज जो है वो, क्योंकि वो अभी तक जो भी नाटो का खर्च होता था वो अमेरिका के साथ शेयर करता था। बिल्कुल। अब ट्रंप ने कह दिया है कि नाटो को अपना खर्च खुद ही उठाना पड़ेगा और इसका मतलब है कि यूरोप पर भारी आर्थिक दबाव आने वाला है। और वैसे अभी यूरोप की हालत खस्ता है। जी हाँ, क्योंकि रूस के साथ जो युद्ध चल रहा है उसमें ईंधन के भाव, मतलब ऑयल एंड गैस के भाव काफी बढ़ गए हैं और इसके कारण पिछले 3-4 साल में यूरोप के देशों को, खासतौर से जर्मनी और फ्रांस जो बड़ी अर्थव्यवस्था है वहां की, उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है इसमें। तो अभी सब लोग अपना दम साध के देख रहे हैं कि ट्रंप करते क्या है 20 जनवरी की बात। लेकिन इतना तय है कि जियोपॉलिटिकल, मतलब भू राजनीतिक रूप से काफी भूकंप आने वाले हैं पूरी दुनिया में। सर, आपने जैसे बात किया जियो पॉलिटिकल भूकंप, सीधा सवाल आपको पूछना चाहूंगा, क्योंकि पहले से हम जानते हैं कि जो अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है, खास तौर पे जो यूक्रेन रशिया युद्ध, वो स्थिति में क्या बदलाव आ सकता है? तो जैसे आपने बताया नाटो वाली बात की, और दूसरा ये जानना चाहता हूँ कि दूसरी ओर यहाँ पे इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ गया है मिडल ईस्ट में खास तौर पे, और साफ साफ अमेरिका का कहना है कि हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे, दूसरी ओर ईरान भी है, वहां पे क्या स्थिति देखने को मिल सकती है जब ट्रंप आना तय हो चुका है? एक बात तो तय है कि
राष्ट्रपति अमेरिका का कोई भी हो, नुकसान तो फिलिस्तीनियों का ही होना है। अच्छा। अभी देखिए पिछले कुछ दिनों में, पिछले हफ्ते की बात है कि ईरान की सरकार है वो भी ट्रंप से संपर्क कर रही है, यानी कम से कम टेम्परेचर कम किया जाए, हाँ। ये कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर हमने इस युद्ध को ज्यादा खींचा लंबा आगे तो उसमें नुकसान वास्तव में हमारा ही होने वाला है। तो ईरान के लोग भी, ईरान की सरकारें भी, जो भी सरकार अभी वहां पर है, वो भी इस कोशिश में है कि कम से कम अमेरिका से संबंध न्यूट्रल रखे जाए, नेगेटिव ना हो जाए, ये कोशिश कर रही है। तो नहीं है लेकिन नेगेटिव ना हो जाए। हाँ, कम से कम बुरे संबंध में हो जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि ट्रंप बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, आर या पार वाले मामला है उनका। तो इजराइल के बारे में तो ये कह सकते हैं कि इजराइल को जो सहायता अमेरिका से मिलती थी हथियार के रूप में, डॉलर्स के रूप में, वो मिलती रहेगी, क्योंकि इजराइल का जो बैकअप है अमेरिका में, जो यहूदी लॉबी है, वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत पैसे वाली भी है। और वो लोग डोनाल्ड ट्रंप के कभी उनको फंड काफी दिया हुआ, हाँ, चुनाव में। तो डोनाल्ड ट्रंप उनको यहूदियों को नाराज नहीं करेंगे, लेकिन ये बात तय है कि वो कोशिश करेंगे कि युद्ध रुक जाए वहां पर, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो एजेंडा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अगले 4 साल में ट्रंप अमेरिका पर ही ध्यान देना चाहते हैं। दुनिया भर वजह है कि मतलब ये उनका आखिरी टर्म होगा। उनको यह मालूम है कि वो भी चाहते हैं कि वो इतिहास में ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किए जाए जिन्होंने अमेरिका को फिर से महान बनाया। उनका एजेंडा ही है। तो वो कोशिश करेंगे कि अमेरिका की जितनी लायबिलिटीज हैं दुनिया भर में, उसको कम किया जाए, और अमेरिका का जो खर्च है, अभी देखिए आप वहां पर धीरे धीरे बातें सामने आ रही है कि वहां की सरकार में बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा। जी बिल्कुल, वो सब चीजें आ रही है, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो। सर वही जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं सीधा एक आपको पूछना चाहूंगा कि 2 नाम इसके लिए ट्रम्प सरकार ने तय किए हैं। इलोन मस्क की एक बात है और दूसरा रामास्वामी, तो जिनका साफ कहना है कि हम पूरे तौर पे गवर्नमेंट में जो भी फिजूल खर्च हो रहे हैं उसको कम करेंगे, जो ज्यादा भर्ती की हुई है जिसकी जरूरत नहीं है उनको हम निकालेंगे। और एक बात ये भी है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने जिस प्रकार से जबरन भरे रखे थे तो वो हम नहीं चाहते। इसका क्या मतलब है? देखिए, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो इंटरनेशनल एजेंडे हैं बिल्कुल अलग अलग। अच्छा, डेमोक्रेटिक पार्टी का एजेंडा ये है कि हमें पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी फैलाना है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने, भारत का एग्जांपल देता हूं मैं, भारत में कम से कम 20,000 एनजीओ ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका से सहायता मिलती है। अच्छा, ठीक है, अमेरिका के विभिन्न विभागों से, थिंक टैंक से, वगैरह वगैरह। उसमें से भी आप देखिए कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने करीब करीब 4 ऐसे एनजीओ हैं जिनका फॉरेन फंडिंग बंद करवा दिया है। बिल्कुल। का कारण ये है कि ये धर्म परिवर्तन में लगे हुए थे। यही जो एनजीओ थे भारत में डिस्टर्बेंस पैदा करते थे, किसान आंदोलन जैसे आंदोलनों का समर्थन करते थे, केजरीवाल जैसे लोगों का समर्थन करते थे। तो ऐसी कई चीजें हैं एनजीओ के नाम पे जो दुनिया भर में अमेरिका के समर्थन से होती थी, डेमोक्रेटिक पार्टी करवाती थी। रिपब्लिकन पार्टी का हिसाब अलग है, तो थोड़ा अलग है। वो रिजिम चेंज जरूर करता है। अच्छा, यदि सरकारें उल्टा पलटा करना, वो रिजिम चेंज रिपब्लिकन पार्टी भी करती है, लेकिन एनजीओ के जरिए वो किसी देश में इस तरह की घटना को नहीं करती। और ये एनजीओ पूरे अमेरिका में फैले हुए हैं। इस तरह के थिंक टैंक्स, फाउंडेशंस और ये सब है, ये पूरे अमेरिका में फैले हुए हैं और इनके जरिए पूरे दुनिया में वो लोग फंड भेजा करते थे। इस पर लगाम लगेगी। इसी को वो कह रहे हैं कि ये फालतू के डिपार्टमेंट जो बने हुए हैं दुनिया भर के, अमेरिका की सरकार में बहुत सारे लोग इसी काम में लगे हुए हैं। कॉस्ट कटिंग करेंगे। 2.3 बिलियन डॉलर्स की, ट्रिलियन डॉलर्स की कॉस्ट कटिंग की तैयारी है वहां पर। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है कि अमेरिका में वो सरकार का साइज कम करने वाले हैं। ये एक बड़ी घटना है, ये पहली बार हो रहा है अमेरिका में। इसके पहले जितनी भी रिपब्लिकन पार्टी गवर्नमेंट आई, ट्रंप की भी आई थी, तब भी ये प्रयास नहीं हुआ था। ट्रंप ये प्रयास पहली बार कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात ये भी सामने है, जिस वजह से खास तौर पे जो भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं या फिर कनाडा में रह रहे हैं, पूरा नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें, मतलब एक डर सा पैदा हो गया है कि अब जब ट्रंप आएगा तो हमारा डिपोर्टेशन नक्की है। अगर तय है
कि अगर हम इलीगल इमिग्रेंट है तो चुनाव में भी उसने साफ साफ कहा था कि हम सबको निकालेंगे। मैक्सिको बॉर्डर पहले की जब उसकी टर्म थी तब कुछ किलोमीटर तक बनवाई भी थी, रुक गई थी, वो दोबारा शायद शुरू हो सकता है। और एक न्यूज तो ये आया था कि जिस दिन जो काउंटिंग हो रही थी वोटिंग की, तो जहां से मतलब हजारों की संख्या में जो आते हैं मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके, तो उसी दिन करीब उस दिन जो 4000 लोग क्रॉस करने के आने वाले थे, जैसे पता चला हाँ वो लोग वापस चले गए। तो ये क्या दिशा निर्देश करता है। और दूसरी ओर अमेरिका ने कनाडा को भी साफ साफ बोला है कि आपकी भी जो बॉर्डर है यूएस कनाडा बॉर्डर, वहां पे भी आप थोड़ा स्ट्रिक्ट रहो क्योंकि इलीगल अमरीका वहां से भी घुस रहा है। बिल्कुल। तो अब जब इसके बारे में ये तय है कि स्ट्रिक्ट होगा तो क्या असर पड़ेगा? काफी असर पड़ सकता है, भारत पर भी काफी असर पड़ता है, क्योंकि भारत के भी आप करीब जहां तक मुझे मेरी जानकारी है करीब 4 लाख लोग ऐसे हैं भारत के जो इलीगली अमेरिका में रह रहे हैं, 4 लाख, और उनको डिपोर्ट करेंगे, ये तय है। दुनिया भर से बहुत सारे लोग आए हैं, मतलब मिडिल ईस्ट से भी काफी लोग गए हैं, यूरोप से भी काफी लोग गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी काफी लोग गए हैं, भारत से या चाइना से गए ऐसा नहीं है, दुनिया भर से ऐसे लाखों लोग हैं जो अमेरिका में किसी न किसी बहाने घुस गए और वो गायब हो गए। तो ये लोग जैसे हमने शायद पिछले जो वीडियो में बताया था कि ये लोग कम दरों पर काम करने को तैयार हो जाते हैं वहां पर सर्वाइव करने के लिए। तो इसके कारण वहां लोकल लोगों में जो बेरोजगारी बढ़ती है, एक ये भी बड़ा कारण है। तो ट्रंप ने इस बात को काफी अच्छा समझा है और लाखों लोग इलीगल जो घुसे हैं वो वापस तो भेजे जाएंगे, ये तय है। ये भी एक बात तय है जी। अच्छा सर, एक बात ये आपसे जानना चाहूंगा कि जो वीजा पॉलिसी में बदलाव आने की उम्मीदें है कि क्या? एक बात ये भी सामने आई है कि करीब 1 मिलियन और वीजा जो है मतलब 2025 में लॉन्च करेंगे और जो वीजा की प्रोसेस है वो भी बढ़ाएंगे। उससे क्या फर्क पड़ेगा? H1B वीजा की बात करें या फिर विजिटर वीजा की बात करें, तो बढ़ावा मिलेगा या फिर कम हो जाएगा जाना आना अमेरिका? मुझे लगता है देखिए आप हम लोग उसको H1B वीजा को काफी एक साथ क्लब कर देते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए भारत का कोई व्यक्ति प्रोफेसर है, वो माइग्रेट करता है, वो मान ली हिस्ट्री पढ़ाता है, जी, तो उसको वहां का वीजा नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन अगर कोई आईटी का है, बायोटेक्नोलॉजी का है, एआई का एक्सपर्ट है, वो वहां पर वीजा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ह्यूमैनिटीज वाले जो वीजाज है, जो लिबरल स्किल्ड लेबर वाले हैं वो चलेंगे, स्किल्ड लेबर वाले भी नहीं चलेंगे। अच्छा, एक्सपर्ट्स के ही चलेंगे, एक्सपर्ट चलेंगे। भारत से जितने एक्सपर्ट्स टेक्नोलॉजी के वहां जाना चाहेंगे उनको वीजा मिलेगा। लेकिन भारत में जो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है और बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाता है या हिस्ट्री पढ़ाता है, उन लोगों को वहां पर वीजा मिलने में बहुत मुश्किल होने वाली है। ये अलग अलग चीज है। सर एक बात ये भी सामने आई कि मतलब अमेरिका जब से, क्योंकि मैं तो काफी सालों से देख रहा हूँ, जैसे हम इंडिया की बात करें तो एक समय अपनी पॉपुलेशन 100 करोड़ 110 करोड़ भी 145 करोड़ है। क्या कारण है कि मतलब अमेरिका की जो पॉपुलेशन मतलब स्टेडी रहती है 35 करोड़ के आसपास? हाँ, बस वही रहती है। जी। वो एक आपने बताया ना कि एक वीजा का रेस्ट्रिक्शन तो वहां पर है ही। मतलब देखिए रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन होती है। अगर किसी देश में एक साल में मान लीजिए 10 लाख लोग मरते हैं किसी भी कारण से, बीमारी से, ओल्ड एज से, तो उस देश में 10 लाख लोग नए आने चाहिए, चाहे वो वीजा के जरिए आए, दूसरे देशों से आए, और वहां पे बाय बर्थ मतलब जिनका जन्म हो बच्चों का, बिल्कुल, उसको रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन कहते हैं। तो ये अमेरिका में बहुत सालों से इस बात को बड़ी शिद्दत से उन्होंने उसको फॉलो किया है, सभी पार्टीज ने किया है, रिपब्लिकन पार्टी ने और डेमोक्रेटिक पार्टी। और इमिग्रेशन भारत में भले ही घुसपैठिया का जो विषय है वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है बीजेपी के अलावा किसी पार्टी के लिए, लेकिन वहां पर इमिग्रेशन सभी पार्टीज के लिए, डेमोक्रेटिक के लिए भी और रिपब्लिकन के लिए भी काफी बड़ा मुद्दा है। उसका एक बड़ा कारण हो रहा है कि पूरा का पूरा 90% अमेरिका की पॉपुलेशन खुद ही इमिग्रेंट है। बिल्कुल, फर्स्ट जनरेशन अमेरिका को इमिग्रेंट्स का देश इस बारे में बहुत सेंसिटिव है वो। फर्स्ट जनरेशन डोनाल्ड ट्रंप स्वयं इमिग्रेंट है। अच्छा, उनके ग्रैंडफादर जर्मनी से आए थे 100 साल पहले। एलन मस्क वो इमिग्रेंट है, विवेक रामास्वामी वो इमिग्रेंट है। तो कोई फर्स्ट जनरेशन का इमिग्रेंट है, कोई सेकंड जनरेशन का इमिग्रेंट, कोई थर्ड जनरेशन, कहीं ना कहीं तो वो से आया हुआ है। वो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पूर्वज 500 साल पहले रहते थे यहाँ पे। 500 साल तो अमेरिका इंडिया जैसा रिकॉर्ड नहीं, वहां नहीं है। वो कुल मिला के अमेरिका की उम्र ही 250 साल है। 1776 के बाद में अमेरिका का जन्म, और उस समय भी मतलब ज्यादातर तो ब्रिटिश और फ्रेंच, ब्रिटिश और यूरोपियन थे वहां पर, दूसरे लोग थे तो बहुत कम, बाकी बहुत कम थे वहां।
तो पूरा का पूरा अमेरिका ही इमिग्रेंट से भरा हुआ है। इमिग्रेंट से भरा हुआ है। और फिर वहां पे ये बात होती है कि हाँ, कि अब हम नहीं आने दें, अभी तक किया, अब नहीं करेंगे। बस में जब बैठ गए वो लोग ठीक है, हाँ, जो बाकी जो चलने बाहर वाले हैं उनको हम नहीं आने देंगे, ये वाली बात है। वैसे ही है। अच्छा सर, एक बात ये भी है कि जो खास तौर पे रामास्वामी और इलोन मस्क को कुछ नया एक डिपार्टमेंट दिया जाएगा, ये पूरा मतलब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, हाँ एक्सीलेंस नाम उसका, DOG है। बिल्कुल, हाँ। तो एक वो है मामला। अच्छा, एक बात ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से फोकस टीवी के एंकर हैगसेफ, जिनको रक्षा मंत्री बनाया जाएगा, तो मतलब एक बात ये भी चर्चा में काफी चल रही है कि अब न्यूज एंकर रक्षा मंत्री का पद संभाले। देखिए, न्यूज एंकर तो वो बाद में बने थे, पहले वो डिफेंस एक्सपर्ट थे। अच्छा, थे वो, जहाँ तक मेरी जानकारी है। वो एंकर तो बाद में बने। अब जैसे हमारे यहाँ भी, अब देखिए कि हमारे यहाँ भी जो टीवी चैनल्स वगैरह में, उसमें कई ऐसे आर्मी के या नेवी के या एयरफोर्स के रिटायर्ड लोग होते हैं जो इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। एंकर बाद में बने वो, लेकिन वो डिफेंस के एक्सपर्ट पहले से ही थे। अपने कुछ ऐसे भी, मतलब देखो ना, प्राइम मिनिस्टर की बात करें या चीफ मिनिस्टर की बात करें, जो ऐसे भी है, मतलब पहले मतलब सिनेमा से जुड़े हुए, बाद में वो कई लोग अपना फील्ड चेंज कर देते हैं। हाँ, फील्ड चेंज, बिल्कुल। DOG डिपार्टमेंट की जैसे आपने बात की, एक बात ये भी है कि जो अब जो गवर्नमेंट फोकस करेगी कि कैसे भी करके फिजूल खर्ची कम हो, उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, और जो इलीगल इमिग्रेंट है उस पर फोकस करेंगे। तो क्या कह सकते हैं, मतलब जो अमेरिका के मूल निवासी है उनका दबाव है ट्रंप पर? अमेरिका के मूल निवासी वहां ज्यादा है ही नहीं, जो है वो भी बहुत कमजोर स्थिति में है, जिसको हम मोटे तौर पर रेड इंडियंस कहते थे। वो उनकी ज्यादा वहां पर कोई पूछ परख नहीं है। तो जो पूछ परख है वहां पर, वो जो अभी आप देखिए कि जिनकी उम्र करीब 50-60 साल है या 70 साल है मैक्सिमम, किसी भी देश के हों, अगर वो अमेरिकन है तो उनकी पूछ परख है। तो जिनकी, जो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि हमारे पुरखे यहाँ रहते, तो उनकी वहां कोई पूछ परख नहीं है। नहीं। अच्छा, एक नाम चर्चा में आया है, वैसे नाम मतलब सुनने में लगे कि लाइक इंडियन नाम है। मैं बात कर रहा हूँ तुलसी गबाड़ की, ठीक है ना। बाइडेन सरकार की मुख्य आलोचक में से एक थी, और ट्रंप की नई सरकार में नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाने की घोषणा की गई है। तो उससे मतलब क्या होगा? और जिस प्रकार से एक बात ये भी था कि पहले वो खुद डेमोक्रेटिक पार्टी में थी, और अब वो छोड़कर यहाँ पे आई है और सीधा उनको मंत्री पद मिल रहा है, क्या कहें? एक बात तो देखिए कि वो अमेरिकन समोआ नाम का एक आइलैंड ग्रुप है पैसिफिक, साउथ पैसिफिक ओशन में जी, वो वहां की रहने वाली है। दूसरी बात, मतलब मैनलैंड की नहीं है वो। दूसरी बात ये है कि वो क्रिश्चियन कन्वर्ट हुई। अच्छा, हिंदू नहीं है, हिंदू हेरिटेज नहीं उनका। उनके माता पिता इस्कॉन के साथ जुड़े थे, हरे कृष्ण आंदोलन के साथ में, और उन्होंने अपने 5 बच्चों का नाम हिंदुओं के नाम पे रखा, उनमें से एक तुलसी गबाड़। अच्छा, ठीक है, वो हिंदू क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट होके हिंदू धर्म में उनकी आस्था थी। प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं विदेश, तो हमने देखा कई बार कि वो गीता के प्रति लोगों को भेंट करते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति। तुलसी गबाड़ जब आई थी भारत में, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को गीता के प्रति की थी, निर्मला सीतारमण को की थी। ये उनकी हिंदू धर्म के प्रति आस्था है, ये एक बात है। लेकिन जहां तक अमेरिका के हितों का सवाल है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप इंडियन अमेरिकन, इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत के लिए कोई अपने दरवाजे खोल देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो डिफेंस, अपने इंटेलिजेंस के जो कई एजेंसीज अमेरिका में, उनकी कोऑर्डिनेटर बनी है, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, नेशनल इंटेलिजेंस, DNI, उसकी कोऑर्डिनेटर उनको बनाया गया है। और इसका तुरंत एक प्रभाव देखने को मिला है वहां पर कि गुरपतवंत सिंह पन्नून के पक्ष में जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस लॉ ऑफिसर को बिठाया था, और जिसने भारत के एक ऑफिसर विकास यादव को इस मामले में फंसाया था, उस व्यक्ति को वहां से हटा दिया गया है। यह तुरंत प्रभाव देखने को मिला है। इसका मतलब है कि भारत से संबंध सुधारने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये तय करेगा कि गुरपतवंत सिंह पन्नून जैसे ये खालिस्तानी लोग जो हैं अमेरिका में पनप ना पाए। और यही स्थिति कनाडा में भी होने वाली है। अब देखिएगा, जहां तक मेरा विश्वास है
कि कम से कम खालिस्तान आंदोलन के मामले में अमेरिका भारत का साथ देगा। अच्छा, अमेरिका भारत का साथ देगा। हाँ, साथ देगा। संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी जो गतिविधियां हो रही है, नया मंत्रिमंडल की जो घोषणा भी की जा रही है 20 जनवरी के बाद, इट विल बी लाइक डायरेक्ट एक्शन और इट विल टेक सम टाइम ग्रेजुअली? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप आप देखिए सेल्फ मेड आदमी है। उन्होंने जो अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है वो स्वयं खड़ा किया है, और इस ऐसा खड़ा किया है उन्होंने कि वो हर मामले में तुरंत एक्शन लेते हैं। उन्होंने, आप देखिए कि अभी 20 जनवरी काफी दूर है, 2 महीने करीब बाकी है, लेकिन इसके पहले ही उन्होंने अपनी पूरे प्लान्स बता दिए। बिल्कुल, कि मैं ये करने वाला हूँ। उनको केवल शपथ लेने की देर है। मुझे लगता है अगले काम तो शायद अभी से शुरू हो चुका है। उनका काम शुरू हो चुका है, और अगले 4-6 महीने में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उनके शपथ लेते ही काफी बड़े परिवर्तन आएंगे, ये हमें विश्वास है। मोदी जी बोलते हैं मेरा खास दोस्त है। हाँ हाँ, भारत के भी खास दोस्त बने रहेंगे या फिर वही दो आपस में? नहीं, पॉजिटिव तो रहेंगे भारत के प्रति। आप देखिए, मैंने आपको इसलिए एक वीडियो में बताया था कि ट्रम्प बेसिकली बिजनेसमैन, तो उनको मालूम है कि अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस राइवल चाइना है। बिल्कुल, तो चाइना पर कंट्रोल करने के लिए उनको भारत की जरूरत है, और भारत का मतलब आज की तारीख में नरेंद्र मोदी है। तो निश्चित रूप से ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में काफी अच्छे संबंध होने वाले हैं। तो मुझे तो यहाँ तक मेरा ये विश्वास है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, कि आपको याद होगा कि इसी साल 26 जनवरी को बाइडन ने लास्ट मोमेंट पे आगे से मना कर दिया था भारत में, है ना, विशेष अतिथि के रूप में भारत सरकार ने बुलाया था। मुझे लगता है कि अगर ट्रंप को टाइम मिला तो 26 जनवरी में भारत में वो आ सकते हैं। जी, ऐसी पूरी संभावना है। तो दोस्तों, ये जो हमने चर्चा की, खासतौर पे अमेरिका का नया मंत्रिमंडल कैसा, कौन कौन बनने जा रहे हैं और किस प्रकार से रणनीति तय की जा रही है। स्ट्रेटेजिक रूप से भी अगर देखा जाए तो भारत के लिए ट्रंप का आना मतलब कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक के मुकाबले रिपब्लिकन पार्टी आई है तो बिल्कुल फायदे में है, लेकिन असल में वो फायदा क्या और कितना मिलेगा उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 20 जनवरी होने तक। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बात की जानकारी दी, और मुझे भी आशा है कि दर्शकों को रस रुचि पूर्वक आपने जो पिरसा है तो उनको भी काफी पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार।